हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी बच्चों को ज्वाइन करने दीजिएगा धीरे 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 धीरे। एंड कैसे हैं आप सारे बच्चे? हाउ आर यू ऑल? गुड आफ्टरनून तफगुन, गुड आफ्टरनून पारिजा। एक सेकेंड वेट। अर्णव, पीयूष, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अलीशा। एक सेकेंड। गुड इवनिंग हर्षल, गीतिका, सिद्धम, युवल, कुबेर, अश्विका, तफगुन, अमृत, सितांशु, कार्तिक, परिजा, अर्णव, लिपिका, अलीशा, सुमित, वानी, तफगुन, दीपांकर, आयुषी, राधिका, केशव। हलवा लगी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है केशव, शाबाश, मजा आ गया। हरगुन, राशि, अतिशय, वैष्णव, वरिंदर, कुशल, परमिंदर, अभिनव, जिया। आई एम गुड, हाउ आर यू? रेडमी 88 ड्यूएल, अपना नाम चेंज कर लो चाहे बच्चे। सात्विक, कानिका, कनिका, तन्मय, तनिष एंड ऑल द लवली किड्स। अभी और औरों को भी ऐड कर लेते हैं। लेट मी ऐड अदर्स। अभी धीरे धीरे बच्चे ऐड होने दो। ओके, ग्रेट। बच्चे थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट आएंगे, तो इतने थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ जब तक और बच्चे ज्वाइन करते हैं। अपनी क्लास में 120 टाइप बच्चे, 100 टाइप बच्चे हो जाते हैं। चलो मेरे को आप लोग कुछ बातें, चलो हम डिस्कस करते हैं, फिर हम अपन लिख लेंगे। तो आज अपन कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करेंगे। जो आपका असाइनमेंट 1 तो मैंने डिस्कस कर ही लिया था। असाइनमेंट 2, आप लोग में से कितने लोगों ने असाइनमेंट 2 अपनी तरफ से कर लिया? चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा। हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीटेड असाइनमेंट 2? केशव, राधिका, हर्षल, सिद्धम। ओके, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग यार। ठीक है, भविष्य अच्छे बच्चे हो आप लोग, है ना? मतलब सबको हाफ इज लेफ्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समय, एक सेकंड, और बच्चों और बच्चे भी आ गए हैं। दिव्यम ने कर लिया। तो देखो, काम है ना, कंप्लीट रखा करो थोड़ा सा ना। एक्चुअली क्या होता है, फिर क्लास में मिसमैनेज रहता है कि किसी बच्चे ने काम किया है, किसी बच्चे ने नहीं किया। ठीक है, और फिर वहां से गड़बड़ शुरू होने लग जाती है। मैं आपको सही बताऊं, दो चीजें याद रखो। एक तो क्लास को टाइम से ज्वाइन करना है ना, ताकि अपन अपनी सारी जो प्लान है चीजें उनको कर लें। दूसरा दूसरा काम टाइम पे करो। चलिए, मैं फिर मौका दे रहा हूँ। अपनी सैटरडे को चौथी क्लास है, यानी अपने इस पूरे प्रोग्राम की फोर्थ क्लास है। उसमें मैं आपको जो असाइनमेंट जो आपने को दिया हुआ था, उस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत आसान होती है। बच्चे रटते हैं, फैकल्टीज भी रटवाती हैं, कुछ बच्चे रटते हैं। मैं इसको समझा के पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको, कि एक बेसिक लेवल पे आपको इससे फोबिया ना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? क्योंकि सिलेबस में 2 बार होती है, हमारे 11th में भी होती हैं, 12th में भी होती हैं। और नहीं, असाइनमेंट का मैंने बात की थी आप लोगों को, हाशिम ने एक आपको, आई थिंक हाशिमा ने आपको एक है ना गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर देंगे। उसमें जितने भी असाइनमेंट्स हैं और क्लास नोट्स हैं, वो सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, है ना? मैंने कर दिया था ना, अर्णव कह रहा है कर दिया था। तो गीतिका एक बार चेक कर लेना बेटा, है ना? गीतिका, तफगुन, जो भी बच्चे नहीं कर पाए, मैंने बोल दिया था, मेरे पास और भी बच्चों के मैसेजेस आए थे, तो आई टोल्ड कि भाई बच्चों से शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप डाउनलोड कर सकें, है ना? और भी आपको कोई दिक्कत है तो बता दिया करो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। कंसंट्रेशन टर्म्स वाली असाइनमेंट भी मैंने बोली थी कि डाल देना, है ना? तो वो भी आपके पास पहुंच गई होंगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वहां पे अपडेटेड रहें। आपके जो ग्रुप्स हमने डिजाइन किए हैं, वहां पे सारी चीजें इन्फॉर्म्ड रहेंगी। इवन अगर किसी बच्चे का कोई लेक्चर, मेरे ख्याल से वहां पे सुमित, आई थिंक आपका जो अपनी जो आई क्वेस्ट की ऐप है, उस पर ही सब कुछ अवेलेबल है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? और बच्चे भी मुझे बता सकते हैं कहाँ पे अवेलेबल है बच्चों। आई थिंक आई क्वेस्ट की ऐप पे, है ना? जो आई क्वेस्ट की ऐप में
चीजें अवेलेबल होती हैं, है ना। स्टडी आई क्वेस्ट की ऐप में स्टडी मटेरियल में जाओगे, वहां पे एक ड्राइव का भी लिंक है, चैट बॉक्स में एक ड्राइव का लिंक है, तो आपको वहां चीजें मिल जाएंगी। ड्राइव पे भी आपके सर इन आई क्वेस्ट ऐप इट्स अवेलेबल, यस। तो ऐप एवरीवन को शेयर कर दो, आप एवरीवन को शेयर कर दो, क्या अर्जुन समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरे ख्याल से जिन बच्चों को, अच्छा एक सेकंड मैं कॉपी करके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैंने एक लिंक शेयर किया है ना अर्जव, थैंक्स अ लॉट, अर्जव ने मुझसे शेयर किया है, ये लिंक है, और इस लिंक पर आपका सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है ना। इसमें सारे नोट्स, असाइनमेंट्स, इवन आई थिंक जो हमारे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, अ, वो वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं कि नहीं, यूट्यूब पे जो वीडियोस अवेलेबल हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो, है ना, उनकी उनके लिंक्स आपको मिल जाते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अगर किसी का कोई मिस होता है तो यू कैन यू कैन गो फ्रॉम देयर, है ना। और अगर आपको कोई पार्ट दोबारा देखना है, या फिर आपको लग रहा है कि समथिंग हैज टू रिवाइज, और देन यू कैन फॉलो फ्रॉम देयर, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, है ना। तो आप वहां से भी जा सकते हैं, यूट्यूब के लिंक से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का जो पूरा सेशन अपन डेडिकेट, आज का और इवन फोर्थ सेशन भी है ना, आज के सेशन में मैं कुछ आपको बेसिक चीजें सिखाऊंगा, आपको आती भी होंगी, लेकिन आप मेरे तरीके से सीखना, ताकि आपको रट्टा बिल्कुल, मतलब हम बिल्कुल लॉजिकल पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज तो बहुत बाद में दिमाग लगाएंगे, पहले अपन लॉजिकली समझेंगे, और फिर हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, है ना। फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले लॉजिकली हम पढ़ेंगे चीजों को, और फिर हम फॉर्मूलाज पे आएंगे। बहुत ही बेसिक बेसिक टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या, मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में, और भी टर्म्स आपकी 11th क्लास में जब आप आओगे, 12th क्लास में आओगे तो आएंगी, लेकिन मैं एक बेसिक लेवल पर कंसंट्रेशन टर्म्स आपको डिस्कस डेफिनेटली करूंगा। और जो अपनी फोर्थ क्लास होगी, यानी सैटरडे वाली क्लास, उसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स को आपस में रिलेट करेंगे, मतलब वही उसका पर्पस है, कि एक कंसंट्रेशन टर्म्स दी हुई है, तो दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, मैं आपसे ही दिमाग चलवाऊंगा, तो आपको सिर्फ दिमाग चला के अलर्ट रहना है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाने से पहले एक छोटी छोटी बातें मैं आपसे करता हूँ। सारे बच्चे मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड्स, लिखते भी जा सकते हो आप सीधा सीधा, कितने लोगों ने सुना है सोल्यूट, सोलवेंट, मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, ये सुना होगा सारे बच्चों ने, टर्म सुनी है। आप में से कितने लोगों ने वर्ड सुना है सोल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बनाते हैं, हाँ कि ना, है ना। तो हम जो कंसंट्रेशन टर्म बात कर रहे हैं, हम होमोजीनियस सॉल्यूशन की बातें कर रहे हैं, किन की बातें कर रहे हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन। आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सोल्यूट हो, इज इट पॉसिबल, एक से ज्यादा सोल्यूट हो, ऐसा पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल, राइट, है ना। तो एक सेकंड रुकेगा, मोर देन वन सोल्यूट कैन बी पॉसिबल, हाँ कि ना, ये बच्चे बताइएगा, यस, एक से ज्यादा सोल्यूट कौन है, एक सेकंड मुझे अपना एंटर करने दो, लग रहा है ना, 2 सेकंड दीजिएगा मुझे। एक सेकंड, बस एक सेकंड दीजिएगा मुझे। या आई होप अभी स्क्रीन दिख रही है आपको, अब आपको स्क्रीन एकदम परफेक्ट दिख रही होगी, राइट। तो क्या सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सोल्यूट हो सकते हैं कि नहीं, एवरीबॉडी प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, फटाफट पार्टिसिपेट करिएगा।
आपने वर्ड सुना है होमोजीनियस सॉल्यूशन? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कितने लोगों को फर्क पता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आप सॉल्यूशन का कोई भी पार्ट उठा लें, राइट, उसमें कंपोजिशन उसी रेशियो में रहेगा सोल्यूट और सोलवेंट का, राइट। ये छोटी छोटी सी बातें आप सबको क्लियर होंगी, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड ऑल। अब मेरा आपसे कुछ सवाल है ना? बेटा वही मेरे को आपको होस्ट पे ही भेजना है युवराज, है ना? जैसे अपन जिस पे आपने भेजा है उसी पर ही भेजो, है ना? युवल, युवल जिस पे आप भेज रहे हो उसी पे भेजो, ठीक है? अब मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 मेरा, कि क्या आपको अगर मैं कोई चीज दूं और मैं आपसे पूछूं कि कौन सोल्यूट है और कौन सोलवेंट है, तो क्या आप उसकी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? क्या आप सोल्यूट और सोलवेंट को पहचान सकते हैं? कितने लोग पहचान सकते हैं सोल्यूट और सोलवेंट को? चलो अभी देखो, चलो मुझे बताइएगा कि अगर मानो, अगर अच्छा कैसे पहचानते हैं? कोई बता सकता है मुझे कि सोल्यूट और सोलवेंट को हम कैसे पहचानते हैं? सर जो ज्यादा मात्रा में हो वो सोलवेंट है। ज्यादा मात्रा, ज्यादा मात्रा कैसे? मात्रा, मात्रा तो बहुत तरीके से होती है। मात्रा तो मास में भी हो सकती है, मात्रा तो मोल में भी हो सकती है, मात्रा तो मोल फ्रैक्शन में भी हो सकती है, हाँ कि ना? राइट। कोई बच्चा कह रहा है कि मात्रा वॉल्यूम में। अरे भाई नमक है, नमक का कौन सा कुछ वॉल्यूम ही होएगा, हाँ कि ना? तो जनरली किताबों में क्या लिखा रहता है, अभी एक सेकंड रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, आप सुनिएगा, तभी तो आप सीखने के लिए आए ना। आप सुनिएगा, रिलेटिव कंसंट्रेशन से कुछ नहीं होता है बेटा, गलत है रिलेटिव वर्ड, ठीक है? सुनिएगा एक बार, देखो सोलवेंट और सोल्यूट की डिसीजन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल से भी कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेके चलते हैं अपन, है ना? जर्नली क्या लिखा रहता है? जर्नली, एक सेकंड सुनना, आप अब मेरे को रेस्पॉन्ड करने दीजिएगा, आप लोगों ने अच्छे आंसर दिए, लेट मी रेस्पॉन्ड। जर्नली क्या लिखा रहता है कि एक सॉल्यूशन में, इन ए सॉल्यूशन solvent is in मोर अमाउंट, ये है ना, ये जनरली ये वर्ड लिखा रहता है कि सोलवेंट इज इन मोर अमाउंट। अब ये मोर अमाउंट जो होता है ना, ये बड़ा दुखदाई है ना? कि अमाउंट क्या, अगर मैं ग्राम में बात करूं तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी का मास ज्यादा हो लेकिन उसके मोल कम हो। कोई बच्चा आप में से वॉल्यूम की बातें कर रहा है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं NaCl और वाटर का कॉम्बिनेशन लूं और इससे मैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बनाऊं। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब समझ में आ गया, नमक का पानी में सॉल्यूशन, हाँ कि ना? वैसे इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, है ना? इट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, बट कोई बात नहीं, अभी अपन नॉलेज पे नहीं जा रहे हैं, अभी अपन काम पे चल रहे हैं। तो ये जो मैंने सिनेरियो आपके सामने क्रिएट किया है कि मैंने नमक को पानी में डाला और उसमें नमक का एक्वस सॉल्यूशन बन गया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में कौन सोल्यूट है और कौन सोलवेंट है? यस, आई थिंक सारे बच्चे इसका आंसर बहुत प्यार से दे सकते हैं। कौन सोल्यूट है, सारे बच्चे बताइएगा। नमक सोल्यूट है और वाटर हमारा सोलवेंट है, राइट। यहां पे आपने जिन दो चीजों को मिलाया उनमें एक चीज सॉलिड थी कि नहीं थी, पहले बताओ। आप अपने घर में देखो, अपने घर की रसोई में जाके देखो नमक सॉलिड है कि नहीं है, राइट। और जो वाटर आपने यूज किया, वाटर क्या लिक्विड है कि नहीं है? सारे बच्चे, मतलब वाटर लिक्विड फेज है कि नहीं है एक तरह से, है ना? मुझे बताओ कि जो आपका, वैसे तो एक्वस भी एक अलग फेज होती है, राइट, एक्वस भी एक फेज होती है ना? ऐसा नहीं है, जब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो एक्वस वर्ड भी आएगा, लेकिन फाइनली जो आपकी चीज बनी वो आपके हिसाब से एक लिक्विड टाइप चीज बनी, यानी फाइनल जो सॉल्यूशन बना उसका नेचर लिक्विड है कि उसका नेचर, यानी नमक का जो सॉल्यूशन बना आपके हिसाब से वो लिक्विड है, सॉलिड है कि गैस है? लिक्विड है। तो दैट इज ऑल्सो ए वन वे टू आइडेंटिफाई द सोलवेंट, कि फाइनली आपके जो सॉल्यूशन की फेज की जो स्टेट होगी वो सोलवेंट वाली स्टेट होती है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? एक ये तरीका होता है, दिस इज वन वे टू आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट। अगर आपने सॉलिड सोल्यूट लिया और आपने लिक्विड सॉल्वेंट लिया और लिक्विड सॉल्यूशन बना, राइट, तो आपका जो सॉल्वेंट होगा वो होगा, मतलब फाइनल स्टेट क्या है देखिएगा सॉल्यूशन की, लिक्विड है,
है ना, हम लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं अभी, तो आपका जो लिक्विड वाली चीज थी वो सॉल्वेंट है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, बोलिएगा हाँ कि ना। अभी एक और तरीका देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। शुगर को पानी में डाल रहा हूं, एक सेकंड रुकना, अभी फंसाऊंगा मैं, इसी में फंसाऊंगा। शुगर को पानी में डाल रहा हूं और मैंने शुगर का सॉल्यूशन बना लिया, शुगर का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया भाई मैंने, है ना, चीनी का घोल बना लिया मैंने। बहुत प्यार से क्या इसमें अपन सोल्यूट और सोलवेंट बता सकते हैं कि नहीं? सारे बच्चे बताओ यस, बहुत ही प्यार से, क्योंकि एक सॉलिड है। शुगर क्या है इसमें? सारे बच्चे बताओ। एक सेकंड, एक बच्चे ने बट लिख के कुछ पूछा है। हाँ वेरी गुड कशिश, कशिश अभी आपके क्वेश्चन पे भी आऊंगा, बहुत ही अच्छा अभी रुको। तो ये हमारा सोल्यूट है और ये हमारा सोलवेंट है। सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना। ये भी क्रिस्टल क्लियर लग रहा है, क्योंकि फाइनल एक सॉलिड डाल रहा हूं, एक लिक्विड डाल रहा हूं। बेटा सैचुरेशन लेवल ऐसा कुछ नहीं, अभी अपन बात कर रहे हैं ना कि यार मोर देन ए सैचुरेशन लेवल क्या, मैंने फाइनल स्टेट वीरेन बता तो रखी है कि एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, यानी फाइनल स्टेट हमारी लिक्विड है, यानी पानी घुला हुआ है। अगर आप उस सैचुरेशन लेवल के ऊपर डाल देंगे तो फिर तो जो फालतू चीनी आप डाल रहे हैं वो नीचे पैंदे में बैठी रहेगी, राइट। अब बहुत लोगों की डिमांड आ रही है, आरुषि या 2-3 बच्चों की, उनकी डिमांड, अभी मेरा एग्जांपल है, आपके कहने पे नहीं लिख रहा हूं, वो मेरे नोट्स मेरे सिलेबस में होगा वो। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं वाटर और एथेनॉल, वाटर और एथेनॉल को मिक्स कर रहा हूं मैं, वाटर और एथेनॉल इनसोलुबल नहीं होते हैं भाई, अच्छे खासे सोलुबल होते हैं। कौन कह रहा है? पंजाब में लोग रोज घोलते हैं पानी को एथेनॉल में, हाँ कि ना। कितने लोगों को क्लियर है कि वाटर और एथेनॉल डिसॉल्व होते हैं? ऑल्दो एथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से घुलते हैं। वाटर और एथेनॉल को बना रहा हूं, तो वाटर क्या है, लिक्विड है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ, राइट। बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी अगर होगा, अगर आज रहा, ये सैचुरेटेड वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन भी अगर होगा, भैया हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, जितना भी, तो भी फाइनल तो वो लिक्विड ही है, तो उसमें शुगर सोल्यूट होगा, पानी सोलवेंट ही होएगा, सैचुरेटेड हो तो भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, उसमें शुगर घुल रही है, ठीक है। हाँ भाई अभी के लिए बात करो, पानी भी लिक्विड है और इथेनॉल भी लिक्विड है, तो आपके हिसाब से जो इनका सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि बोथ आर मिसिबल इनटू ईच अदर, है ना, तो आपके हिसाब से कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? कोई मुझे बता सकता है? क्या कोई आप बता सकता है कि कौन सॉल्वेंट है और कौन वाटर सॉल्वेंट है? सर जिसका प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, वाटर सोल्यूट है, इथेनॉल सोल्यूट है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। पानी सॉल्वेंट है, मुझे बताओ कि एथेनॉल सोल्यूट है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं बताता हूं क्या होता है, आप मुझे बताओ कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एथेनॉल का जो सेवन करते हैं, है ना, उसमें पानी ज्यादा डालते हैं, राइट, ऐसा होता है कि नहीं होता है? और कई ऐसे होते हैं जो एथेनॉल ज्यादा डालते हैं और पानी तो 2-4 बूंद ही डालते हैं। कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है, राइट। तो इसमें देखो अगर नथिंग इज मेंशन्ड तो बाय डिफॉल्ट आप वाटर, क्योंकि एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, वाटर को सॉल्वेंट लेंगे। बट जेई एडवांस में सवाल आया हुआ है रिसेंट कुछ में, और लॉजिकली में मैं बता रहा हूं, एनीथिंग कैन बी सॉल्वेंट, anything can be solute, anything can be solvent in above case, solute or solvent and solvent लिख लो, and solvent in above case depending upon अमाउंट, जो आप अमाउंट की बातें कर रहे थे, और अमाउंट भी किसमें, इन मोल्स, ना कि इन वॉल्यूम, इन मोल्स। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? तो बेसिकली एक टर्म भी मैं सिखाऊंगा आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में, मोल फ्रैक्शन। तो यानी एथेनॉल के अगर मोल ज्यादा होंगे और पानी के मोल कम होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, अब इथेनॉल है 1 मोल और वाटर है 10 मोल, तो जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में आपके हिसाब से किसको सोल्यूट कंसीडर करेंगे और किसको सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे? इथेनॉल क्या आएगा, सोल्यूट, और वाटर क्या आएगा, सॉल्वेंट, राइट। बट यही चीज अगर मैं कहूं कि इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है,
और इथेनॉल हमारा 10 मोल है और वाटर 1 ही मोल है, तो मुझे ये बताइएगा इथेनॉल क्या लग रहा है आपको? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। इथेनॉल अब हमारा क्या हो जाएगा? सोलवेंट। और वाटर क्या हो जाएगा हमारा? सोल्यूट। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्रिस्टल क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। हाँ की ना? सीसी का मतलब क्रिस्टल क्लियर है। जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं कि सर सीसी क्या बोलते हैं ना, सीसी का मतलब क्रिस्टल क्लियर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी निक्की निक्की बातें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे तो आपको अब पता भी चलेगा। हाँ कि ना? अभी मैं एक टर्म, जब आप थोड़ा सा, मैं आपको आज तो नहीं, सैटरडे वाली क्लास में मोल फ्रैक्शन तक पहुंचूंगा, राइट, तब ये वाली बात भी करूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? प्लीज रेज योर हैंड और प्लीज राइट योर नेम इन द, प्लीज रेज योर हैंड। अपना हाथ खड़ा करके बोलो, हाथ खड़ा करो, एकदम बिंदास अलर्ट रह के पढ़ना है। हाँ कि ना? नहीं, हाँ मोल या मास, हाँ वो देंगे, कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। नहीं दे तो ऋषभ बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट किसको मान लेना है? अगर नहीं बोले तो बाय डिफॉल्ट कौन है? बाय डिफॉल्ट आप वाटर मान लेना, क्योंकि पानी एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, तो बाय डिफॉल्ट वाटर है। नहीं तो देंगे, दे विल मेंशन। नहीं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी ऐसी हो जाएगी, एक्वस सॉल्यूशन। अगर मानो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल, क्या नाम लग रहा है आपको? इसमें क्या क्या इस लाइन से आप पहचान पा रहे हैं कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? सारे बच्चे बताओ मुझे। हाँ पहचान पा रहा हूं मैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई एथेनॉल को पानी में डाला और पानी का फाइनली सॉल्यूशन बन गया। तो मुझे बताओ कि एक्वस का मतलब पानी होता है कि नहीं होता है? तो इसमें एथेनॉल कौन है? डेफिनेटली सोल्यूट है। और वाटर क्या है? डेफिनेटली सोलवेंट है ना। कई बार लैंग्वेज से भी हम पहचान लेते हैं, तो ज्यादा वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये सोलवेंट और सोल्यूट पहचानने की। लेकिन जेई में जैसे एडवांस में बढ़िया सवाल आएंगे, जब आप एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वहां से क्लियर होगा। ऐसे छोटी छोटी चीजों से आपको क्लैरिटी दे रहा हूं मैं, राइट। अब मैं एक और टर्म आपके सामने यूज कर रहा हूं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, ये वर्ड बाइनरी तो आप सबने सुना होगा यार अपने लाइफ में, है ना? मेरे ख्याल से मेरी वॉइस आ रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है ना। मेरे को पता चल जाता है मेरी वॉइस क्रिस्टल क्लियर है। बेटा एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लेना। कितने लोगों ने वर्ड सुना है बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी मतलब क्या होता है? दो, है ना? बाइनरी मतलब टू होता है। इज इट क्लियर? तो जब आपका देखो सोलवेंट तो एक ही लेते हैं हम जनरली। जब दो कंपोनेंट हो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो? केवल सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट। टू कंपोनेंट मतलब ओनली वन सोल्यूट प्लस सोलवेंट, है ना? अभी आपने एक बात की थी ना कि सोलवेंट सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सोल्यूट हो सकते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशंस में कितने सोल्यूट होंगे? केवल एक सोल्यूट, क्योंकि एक सोलवेंट तो होना ही पड़ेगा कि नहीं यार? सारे बच्चे बताओ मुझे, सोलवेंट तो पता ही होना ही होना पड़ेगा। तो जब केवल एक ही सोल्यूट है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कौन सी कैटेगरी में डाल देते हैं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब देयर इज ए ओनली वन सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, कैसे सोलवेंट की डिसीजन मेकिंग करते हैं, है ना? मैंने दो तरीके से डिसीजन मेकिंग समझाई है आपको। एक तो मैंने ऐसे समझाई है आपको कि भाई एक तो मैंने ऐसे समझाई है आपको कि अगर हमारी फाइनल स्टेट, जैसे जनरली सॉलिड और लिक्विड के केस में लिक्विड ही फाइनल स्टेट बनेगी, तो लिक्विड यानी आपका जो पानी या फिर जो भी लिक्विड चीज में आप घोल रहे हो वही सॉल्वेंट है। जब आप दो लिक्विड को या दो ऐसी चीजों को करें तो जिनका मोल अलग अलग है, वो बेटा बाइनरी सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट तो पक्का पक्का सॉल्वेंट होगा ही होगा, यानी जिसमें केवल एक ही सोल्यूट है। क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस भी हम बना सकते हैं जिसमें मोर देन वन सोल्यूट घुले हुए होते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन सिंपल है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कितने सोल्यूट है? सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, हाउ मेनी सोल्यूट आर देयर? चैट बॉक्स में लिखेगा वन। ठीक है, एक सेकंड रुकेगा मुझे, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड और दीजिएगा। इंटरनेट पे थोड़ा सा आपको और बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए, ठीक है, एक सेकंड बस, फिर अपन कंसंट्रेशन टर्म्स पे अभी आने वाले हैं।
ठीक है, चलेगा। अब अपन हेडिंग लिखो सारे बच्चे। सो सर व्हाट इज द सोल्यूट एंड सोलवेंट इन स्क्वैश कंसंट्रेट? बेटा स्क्वैश कंसंट्रेट का मेरे को कंपोजिशन दे दो, फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। जो भी आप स्क्वैश कंसंट्रेट बोल रहे हैं उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, लेट मी नो, आई विल लेट यू नो कि व्हाट इज द सोल्यूट, व्हाट इज द सोलवेंट। ठीक है, जनरली ऐसे में पानी ही सोलवेंट होगा, बट आप मुझे उसका कंपोजिशन दे दीजिएगा। ठीक है, कि व्हाट इज द कंपोजिशन, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, कितने कितने अनुपात में, कितने कितने रेशो में मिला हुआ है। ठीक है, जिया, जो भी बच्चा, जिया सिंह। ठीक है, अब हेडिंग लिखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। नहीं, हम जनरली दो सोलवेंट की बात नहीं करते, हम सोलवेंट एक ही मानते हैं। ठीक है, अगर शुगर पानी से ज्यादा है कोई चक्कर नहीं है, अगर फाइनल शुगर तो जनरली ज्यादा ही होती है बेटा। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, अगर फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड बन जाएगा तो फिर मतलब अगर शुगर घुल रही है तो पक्का शुगर सॉलिड और लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है कि हमेशा मोल वाली चीज ही देखेंगे। मैंने तरीका क्या बताया, अगर शुगर को आपने पानी में डाला और फाइनली अगर लिक्विड की फॉर्म आपकी दिख रही है, राइट, तो वो लिक्विड ही होगा, फिर यानी आपका पानी ही सॉल्वेंट होगा। कई बार ऐसा भी होता है हम बहुत ज्यादा शुगर डाल दें। ठीक है, इन सेकेंड वे, एक सेकेंड, क्या डाउट है? इन सेकेंड वे टू आइडेंटिफाई सॉल्वेंट इज गिवन मोल। अगर मोल नहीं देंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हिंट देंगे, जैसे एक्वस सॉल्यूशन या फिर कोई ऐसी हिंट देंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वाटर सॉल्वेंट लेना ही लेना है आपको। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ऐसे मोल देंगे नहीं, बाय डिफॉल्ट भी मैंने आपको बता रखा है। कंसंट्रेशन टर्म्स, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट शुड बी लिक्विड ओनली, गैसियस सॉल्वेंट भी होता है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं अर्जुन, अवर फोकस इज ऑन लिक्विड सॉल्यूशन, हम लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस अभी लिक्विड सॉल्यूशन पे है ज्यादा, इसलिए मैं लिक्विड सॉल्वेंट की बातें कर रहा हूं। ठीक है, माय फोकस इज ऑन लिक्विड सॉल्यूशन, इसलिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई लिक्विड ही हमारा सॉल्वेंट होगा। इट कैन बी गैसियस आल्सो, है ना, इट कैन बी सॉलिड आल्सो, सॉलिड भी हो सकता है सॉल्वेंट। तो जब आप 12th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे तो आप कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे सारे के सारे, कि व्हाट आर द प्रोबेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अभी अपना फोकस लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूशन पे, इसलिए मैं लिक्विड सॉल्वेंट की बातें कर रहा हूं। चलो अब सारे बच्चे फोकस अपना कंसंट्रेशन टर्म्स पे दोबारा लेके आते हैं अपन। ठीक है, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स में आपसे आज की क्लास और सैटरडे की क्लास को पढ़ेंगे, को मिक्स करके पढ़ेंगे। पहली कंसंट्रेशन टर्म जो आज अपन पढ़ लेंगे, परसेंटेज W/W। W/W का मतलब है परसेंटेज वेट बाय वेट। ये सब पे वैलिड है, आप टेंशन ना लो, आप पढ़ो, एक बार स्टार्ट करो बेटा। ठीक है, एक बार पढ़ो, फिर अपन हरनूर अभी आएगा, धीरे धीरे पढ़ो, पहले समझो, है ना। हर लाइन पे अगर आप सवाल ही करोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे, एक बार सीखो पहले। परसेंटेज वेट बाय वेट, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? परसेंटेज वेट बाय वेट ये सब पे वैलिड है कंसंट्रेशन टर्म्स, ये नहीं है कि ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, वो तो मैंने बोला था कि अपन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए वो वाली चीज है। परसेंटेज वेट बाय वेट अभी क्या मतलब है बाद में देखेंगे। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म जो आज ही हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान होती है ये, परसेंटेज W/V। W/V का क्या मतलब आ रहा है? वेट बाई वॉल्यूम। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म जो हम पढ़ेंगे, परसेंटेज V/V, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अभी क्या मतलब है मैं नहीं बता रहा, अभी तो पहले मैं नाम सिखा रहा हूं। फिर जो सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सबने नाम भी सुना होगा इस कंसंट्रेशन टर्म्स का, मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से शो करते हैं, मोलैरिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई वुड से, राइट। फिर एक और कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाएंगे सारे बच्चे। कितने लोग बचपन में तुतलाते थे आप में से? हाउ मेनी ऑफ यू यूज्ड टू, है ना, तुतलाते हैं ना छोटे बच्चे, तो थोड़ा तुतला के बोलना है। सारे बच्चे अपने घर पे बोलो, तुतला के बोलो, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आप लोगों को, बोलो मोलैलिटी। मोलैलिटी अनम्यूट करके बोलो सारे बच्चे। मोलैलिटी। वेरी गुड, पहला बोलो आप पहले।
फोर्थ वाला बोलो क्या था? मोलैरिटी। मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी। और पांचवा वाला बोलो क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी है ना। एक में हमें ऐसा लग रहा है कि हम तुतला रहे हैं, एक में ऐसा लग रहा है हम सीधा बोल रहे हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को। ठीक है, चलेगा। तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब जब आपने अनम्यूटी किया है, अनम्यूटी किया है, तो एक बात अब देखो, मैं पहली चीज जहां से मेरा पढ़ाने का तरीका शुरू होता है दिमाग चलाना, अब सारे बच्चे बोलो, जैसे जैसे मैं बोलूं ना उसे फॉलो करना। जितनी भी, ऐसे बोलो, बोलते जाओ अनम्यूट करके, मेरे को फॉलो करो। बच्चे सुनना, ऐसे नहीं कि, और ऐसे मत सोचना कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैं सुनना नहीं है। सबके लिए काम की बातें हैं, जो मेरी छोटे छोटे निक्के निक्के पॉइंट होते हैं ना, यही सवाल सॉल्व करवा देंगे और कंफ्यूजन दूर करेंगे आपका। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स, बोलो, जितनी भी कंसंट्रेशन सर पढ़ाएंगे उनमें मोलैलिटी को छोड़ के, मोलैलिटी को छोड़ के नहीं बोल रहे हूं मैं, मोलैलिटी 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 को छोड़ के मोलैलिटी को छोड़ के सारी कंसंट्रेशन टर्म्स में टर्म्स में रिलेशन रिलेशन सोल्यूट और सॉल्यूशन का होगा। सॉल्यूट और सॉल्यूशन का होगा। मोलैलिटी में मोलैलिटी में रिलेशन रिलेशन सोल्यूट और सॉल्वेंट का होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होगा। भाई ये इतनी बच्चे गलती करते हैं ना जब मैं चीजें सिखाता हूँ कि बेटा सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट है कि सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन है, तो उसका पत्ता मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। केवल एक मोल फ्रैक्शन आएगा, वो तो सारे बच्चे सही कर देंगे, इसलिए मैं मोल फ्रैक्शन की चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन जैसे परसेंटेज वेट बाई वेट है, अब मुझे फटाफट बताते जाओ। परसेंटेज वेट बाई वेट में आपका जो रिलेशन में बिल्ड करूंगा वो किस किस के बीच में करूंगा? सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में सॉल्यूट और सॉल्यूशन। मोलैरिटी में सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। और मोलैलिटी में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये छोटी छोटी जो निक्की निक्की मैं बातें बताऊंगा ना, यही आपको देखना कितना फायदा करेगी। कितने लोगों को अभी तक की चीजें हल्की फुल्की बहुत प्यार से होले होले पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा जीवन का। प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। बात को समझ के पढ़िएगा तभी आनंद आता है, ऐसे नहीं है, नहीं तो रट्टा ही मारते रह जाओगे और चीजें गलत करोगे पेपर में। तो पहले पढ़ने से पहले अपने दिमाग के जो फालतू जो एस्पेक्ट्स हैं जो आप आगे भूलने वाले हो, वो मैं पहले क्लियर करने वाला हूं आप लोगों को। मेरा पढ़ने का तरीका ही, पढ़ाने का तरीका ही ऐसे है। पहले मैं आपके दिमाग की गंदगी निकालूंगा कि यार ये नहीं सोचना है, गलत नहीं सोचना है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होता है, चलेगा। मुझे एक बार दोबारा आप लोगों को म्यूट कर देने दीजिएगा फिर अभी, क्योंकि फिर मेरा रोल थोड़ा और आ जाएगा, राइट। तो हमने चर्चा कर ली मोलैरिटी मोलैलिटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और भी एक बार ये रिपीट, बेटा अभी टेंशन ना लो ऋषभ, एक बार पढ़ते रहेंगे, सारा आएगा रिपीट, मैं 1000 बार रिपीट करता हूं, टेंशन ना लो, अभी आने दो। अगला लिखो मोल फ्रैक्शन। भाई बहुत ही आसान टर्म है, काम की बहुत है। मोल फ्रैक्शन, कितने लोगों ने लिख लिया मोल फ्रैक्शन? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन मोल फ्रैक्शन? हाँ की ना। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को वैसे जाई बोलते हैं इसको, है ना, CHI बोलते हैं। जाई एक है ना ग्रीक वर्ड है, जाई से शो कर देते हैं मोल फ्रैक्शन। वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरा तो आपको इतना यही टर्म पढ़ाने का अभी मन है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और टर्म होती नहीं है, जैसे कि एक टर्म होती है PPM, आपने सुना भी होगा ये वर्ड, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन होती है एक टर्म, है ना। ऐसे हजारों टर्म हम बना सकते हैं, नई भी बना सकते हैं। नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी अभी पढ़ा नहीं सकता हूं क्योंकि नॉर्मेलिटी पढ़ाने के लिए एक पूरा ही नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ता है आपको। एक फर्जी टर्म होती है, बिल्कुल फर्जी टर्म होती है, मोलैरिटी की बहन होती है, बस कुछ भी नहीं होता है।
उसको हम फॉर्मेलिटी बोलते हैं, बिल्कुल भी काम की नहीं है ना, बहुत ही आसान है। अगर आपको मोलरिटी समझ में आ गई तो सेम ही बात मान लेना फॉर्मेलिटी में। तो जब आपको टीचर्स पढ़ाएंगे तो फॉर्मेलिटी के बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डाल देंगे। नॉर्मेलिटी तो पूरा ही का पूरा ही मोल कॉन्सेप्ट की जगह रेडॉक्स में पढ़ाने में मजा आता है। पीपीएम देख लेंगे अपन, अगर आप लॉजिकली पढ़ेंगे तो पीपीएम भी आपसे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पीपीएम के काम की टर्म है। और भी ऐसे हजारों टर्म्स में नई भी बना सकता हूँ। कंसंट्रेशन टर्म स्ट्रेंथ की टर्म्स में आ जाती है। जब मैं आपको H2O2 पढ़ाएंगे आप लोगों को तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जब आपको ओलियम एक चीज होती है, ओलियम पढ़ाते हैं तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, तो ऐसी नई नई टर्म्स भी आती है, राइट। ऐसा नहीं है, बट अपना जो मेजर फोकस रहेगा, शुरू में जो मेरी 3 थी ये परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स पे थी, है ना, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स पे। ये तो बहुत ही आसान लगेगा भी, देखना मेरे तरीके से। मोलैरिटी पे मैं काफी बातें करूंगा, इवन मोलैरिटी में मैं आपको सारे फंडे सिखा दूंगा कि मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, सब कुछ बातें कर लूंगा। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, और आपस में मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है इन 2 क्लासेस में आपको सिखाना कि देखो बच्चों, जब इंडिविजुअली ये कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं तो हम हैंडल बहुत आसानी से कर लेते हैं। जो अच्छे सवाल आएंगे आपके एग्जाम में वो ऐसे आएंगे, और जो मेरी जो असाइनमेंट नंबर 4 में भी मैंने डाल रखे हैं अभी, ऑल्दो बहुत भारी सवाल मैंने नहीं डाले हैं, उनसे बहुत भारी भारी सवाल मैं पूछता हूं जब स्पेशली जेई वाले बच्चों के लिए, तो बट अभी पर्पस भारी करवाना नहीं है, अभी पर्पस आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है ना। आपको इन टर्म से डर ना लगे। जब आप 11th-12th में आए तो एक बेसिक लेवल पे आप करके रखें, आपका टीचर इसके आगे और भी पढ़ाएगा, इन्हीं पर ही हजारों सवाल करवाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, एक आपको डर ना लगे और आपको चीजों की समझ हो, ये इस पूरे ब्रिज कोर्स का फायदा है ना। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, जो मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं दैट इज कि एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स में कैसे कन्वर्ट हम करते हैं, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और वो उसके कई लोग फॉर्मूलाज बना लेते हैं, और मैं बिल्कुल भी उसके फेवर में नहीं हूं कि उनके फॉर्मूलाज बनाएं। उसका रीजन है कि वो फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रहेंगे पेपर में, और एक भी चीज अगर आपकी छोटी सी भी मिस हो गई तो आप पक्का गलती करोगे, और वो बेवकूफी है, दैट इज ए बेवकूफी कि एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म से फॉर्मूले से हम रट्टा मारे। वी हैव टू बी हाईली लॉजिकल। बहुत प्यार से आप देखना सैटरडे वाली क्लास में आप ही करने लग जाओगे इस चीज को, ठीक है, इतना मैं श्योर हूं अपने ऊपर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। हाँ की ना? इज इट क्लियर? कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज यही है बेटा। अर्णव आप दिमाग लगाओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक नींबू पानी बनाया है ना, और एक नींबू पानी आपका 0.1 मोलर का है और एक नींबू पानी आपका 1 मोलर का है, तो मुझे बताओ कि कौन से नींबू पानी में आपको ज्यादा स्वाद आएगा? सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। 1 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, 0.1 मोलर कम कंसंट्रेटेड है। तो यहां से आप ये पता लगा लेते हो कंसंट्रेशन टर्म से कि कौन डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कौन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ऐसी बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म से, हाँ की ना? तो सारा का सारा हमारा केमिस्ट्री आगे कंसंट्रेशन टर्म्स पे ही चलने लगेगा, इसलिए ये मोल कॉन्सेप्ट में ही पहले सिखा देते हैं। इवन 12th में रिपीट होता है, आप सोचिएगा, है ना, 12th में रिपीट होती है। इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 बार आपके सिलेबस में आता है, एक बार 12th के स्टार्टिंग में, एक बार 11th में मोल कॉन्सेप्ट में भी आता है। चलिए, तो अब भगवान का नाम लेके क्या हम अपने कंसंट्रेशन टर्म्स की एक एक डेफिनेशन पे कूदें? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड एंड रेडी? हाँ की ना? चलिएगा, तो पहली कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारी, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट। कई बार इसको वेट परसेंटेज वेट भी लिख देते हैं केवल, तो बाय डिफॉल्ट है कि डिनोमिनेटर भी वेट बाय वेट है, हाँ की ना? तो मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूं, फिर अपन डेफिनेशन को, पहले डेफिनेशन को समझना है, फिर फॉर्मूला बनाएंगे। आप पहले फॉर्मूला रटने का मत सोचना, ठीक है? मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, 10% वेट बाय वेट एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ढंग से सुनना मेरी बात, 10% वेट बाय वेट एक्वस NaCl सॉल्यूशन। मैंने एक स्टेटमेंट दिया है आपको, कितने लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आया जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, 10% वेट बाय वेट एक्वस NaCl सॉल्यूशन? इस इक्वेशन, इस पूरे स्टेटमेंट की धज्जियां उड़ाने वाले हैं अपन, डोंट वरी।
तो मुझे बताइएगा कि इस स्टेटमेंट से आप क्या क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। मैं बताऊं क्या क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूं, एक सेकंड रुकना, मेरे को सुनना पहले सारे बच्चे। अगर ये एक्वस NaCl सॉल्यूशन है तो मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे H2O सॉल्वेंट है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? ईमानदारी से चैट बॉक्स में सीसी लिख दीजिएगा कि हाँ सर H2O सॉल्वेंट है, क्योंकि एक्वस NaCl सॉल्यूशन है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है ना? और सर NaCl यानी नमक का सॉल्यूशन है, यानी NaCl सोल्यूट है। कितने लोगों को ये भी दिख गया? देखो पूरा स्टेटमेंट्स को अपन निकालेंगे ना। NaCl सोल्यूट है, एक्वस मतलब पानी सॉल्वेंट है, राइट? वाटर इज सॉल्वेंट एंड NaCl इज सोल्यूट। अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म है जो मैंने आपको बोला है 10% वेट बाई वेट, अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि भाई ये 10% वेट बाई वेट जो है ये किस किस का रिलेशन दे रखा होगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। सोल्यूट और Solute and solution. वेरी गुड। तो अगर परसेंट, अगर मैं आपके बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आपके 10% नंबर आए हैं, ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके 100 नंबर का पेपर था उसमें आपके 10 नंबर है? सारे बच्चे बताओ, अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपके 10 नंबर आए हैं। अगर 10% नंबर आए हैं, 10% नंबर का मतलब अगर वर्ड भी लगा रखा है मैंने, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 10 नंबर है। 200 नंबर का पेपर है तो कितने नंबर है? सारे बच्चे बताओ, अगर आपके 10% नंबर आए हैं तो 20. वेरी गुड। अगर 500 नंबर का पेपर है तो कितने नंबर आए हैं? 50. बिल्कुल बिल्कुल देसी तरीके से समझो चीजों को, हाँ कि ना? तो 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या है? सुनना, अभी मजे से सुनना। अगर अगर मतलब इफ, आई होप हिंदी पढ़नी तो आती होगी आपको, राइट? अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं, अब ढंग से देखना यहाँ पे गलती क्या होती है। बच्चा कई बार यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्वेंट बोल देता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि ये परसेंटेज वाला जो रिलेशन है वो किस में वैलिड है? सोल्यूट और सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, हाँ कि ना? अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं, देन इट हैज 10 ग्राम सोल्यूट। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? देखो जो मैंने पहले आपसे नारा लगवाया था कि ये रिलेशन सोल्यूट और सॉल्यूशन का है, पहले तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। यानी अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो 10 ग्राम सोल्यूट है। यानी अपने इस वाले केस में क्या निकल के आ रहा है कि आपका सॉल्यूशन का मास पता, सॉल्यूशन अगर कितने ग्राम है? सारे बच्चे बताओ, सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम. 100 ग्राम, 100 ग्राम है, वेरी गुड। तो नमक NaCl कितना है? 10 ग्राम. 10 ग्राम, वेरी गुड, 10 ग्राम। और मास कंजर्वेशन सारे बच्चों को आता होगा कि नहीं आता होगा, हाँ कि ना? यानी क्या सकता हूं, Yes sir. क्या इस इंफॉर्मेशन से एक इंफॉर्मेशन खुद भी डिड्यूस कर सकते हैं हम? यस। Solvent is 90. Solvent is Solvent 90 is 90 gram. gram. Solvent is 90 और सॉल्वेंट कुछ नहीं, अब सॉल्वेंट मत बोलो, हमने एक्वस वर्ड बोला है तो सॉल्वेंट का नाम भी लो, बिंदास। Water is 90 gram. 90 ग्राम। 90 gram. कितने लोगों को बातें समझ में आ गई? देखो, और अगर वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर, है ना, अगर इज इंपॉर्टेंट। अगर 100 ग्राम आप इसका, अगर एक सॉल्यूशन के ऊपर लेबलिंग हो रखी है 10% वेट बाई वेट, तो भैया हम बता सकते हैं कि उस सॉल्यूशन का अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो उसमें 10 ग्राम सोल्यूट है, 90 ग्राम सोलवेंट है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्रिस्टल क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स। समर, मैंने सबको परमिशन दे रखी है बेटा, एक बार अपना चेक कर लीजिएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। मेरे को रट्टा मारना और मरवाना पसंद ही नहीं है। हाँ, मैं फॉर्मूला अभी डिजाइन करूंगा, बट पहले कॉन्सेप्ट को समझे। तो पहले छोटे छोटे लड्डू लड्डू सवाल करते हैं, छोटे छोटे लड्डू लड्डू सवाल, है ना? क्वेश्चन नंबर 1, 20% बाई वेट, केवल बाई वेट लिख दिया तो क्या मतलब है आपको समझ में आ जाना चाहिए। 20% बाई वेट aqueous NaCl solution is given, calculate mass of NaCl and mass of water in 1 kilogram of
सॉल्यूशन। अब कई बच्चे, लिपिका ने पहले ही आंसर देने लग गया। लिपिका गलत है आपका आंसर। पहले आप देखो तो सही कि मैं कितने ग्राम में सॉल्यूशन, वो तो अगर है ना, अगर वर्ड को क्यों भूल जा रहे हो? अगर 100 ग्राम है तो इतने ग्राम है। मैंने कब कहा कि 100 ग्राम है टोटल? टोटल सॉल्यूशन मेरा 1 किलोग्राम है। अब आंसर दो सारे बच्चे, प्लीज गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। हाँ बताओ, 1 किलोग्राम सॉल्यूशन है यानी 1000, टोटल सॉल्यूशन 1000 ग्राम है। सारे बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। क्या आंसर आएगा? NaCl कितना आएगा? 200 grams. 200 grams. साफ साफ शब्दों में दिख रहा है सबको, राइट? और पानी कितना आएगा? 800 ग्राम। हाँ, कितना आएगा? 800 ग्राम। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स। हाँ की ना? बोलिए। यानी जो बातें Yes, चल sir. रही हैं वो मास में चल रही है कि नहीं चल रही है? सारे बच्चे मुझे बातें मास में चल रही है कि नहीं चल रही है? Yes, sir. इज इट क्लियर टू Yes. एवरीवन? हाउ मेनी ऑफ यू? अब एक बात, मैंने पिछली क्लास में एक नारा लगवाया था, दोबारा लगाना है। मास पता है तो, मास मोल पता है पता तो, है। मोल पता है। मोल पता है, और मोल पता है तो मास। मास पता है। बताओ कि क्या आपको NaCl और H2O का मास पता चल गया कि नहीं चल गया? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. पता चल गया तो क्या मोल भी पता चल गए कि नहीं पता चल गए? बोलो हाँ कि Yes, ना? sir. Yes, sir. अगर इसी सवाल का मैं एक और वर्जन लेके आता और यहाँ पे वेट की जगह अगर मैं मोल पूछ रहा होता इन दोनों के, तो क्या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत प्यार से आंसर निकाल देते कि नहीं? बताओ। हाँ कुछ नहीं सर, Yes. मोलर मास से Yes. Yes, sir. मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं हम, कुछ भी नहीं करते। 200/58.5, 800/18। हाउ मेनी ऑफ यू को रट्टा नहीं मारना है, दिमाग के कोने में चलाओ चीजों को, कैसे आपका टीचर चीजों को आइडेंटिफाई करवा रहा है। इज इट क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? दिमाग में Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर? तो बहुत बेसिक अपन ने एक सवाल किया। तो चलो अब इतनी आपने अगर कमांड कर ली, देखो पहली कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाने में थोड़ा सा समय लगेगा, फिर दूसरी तीसरी तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे, देखना। हाँ कि ना? तो यानी अब अपन परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल्स टू, अब ये रट्टा मेरे को बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना आता, इसमें मजा नहीं आता मेरे को। इक्वल्स टू लिखो सारे बच्चे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, सारे बच्चे बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन बोलूं कि मास ऑफ सॉल्वेंट बोलूं? Solution. ऑफ सॉल्यूशन, हाँ कि ना? इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला डिजाइन हो गया। तो फॉर्मूला रट्टा क्यों मारना है? अगर आपको कोई परसेंटेज वेट बाई वेट दे दे तो आप निकाल लोगे, हाँ कि ना? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? अगर मैं आपको है ना सॉल्यूशन का मास दे दूं, सोल्यूट का दे दूं, और मास ऑफ सॉल्यूशन का एक रिलेशन आप सबको पता है क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन दो किस किस के मास के बराबर आएगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट। Mass Mass of of solute solute plus plus mass of solute and solvent. mass of solvent. वेरी गुड वेरी गुड, हाँ कि ना? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ Mass of solvent. सॉल्वेंट। वेरी नाइस। तो पहली परसेंटेज, पहली कंसंट्रेशन टर्म्स में कितने लोगों को दिल से फीलिंग आ गई? अभी तो सवाल तो हजारों करेंगे अपन, फीलिंग आ गई कि हाँ यार बात क्या कहने वाले हैं। परसेंटेज वेट बाई वेट आ जाए तो हम घबराएंगे नहीं, हम क्या क्या निकाल लेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्रिस्टल क्लैरिटी? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। है ना? समझ में आ रहा है? बहुत आराम से पढ़ेंगे अपन। मैं आपका, मेरा जो पर्पस है ये यूबीसी प्रोग्राम आपका, अभी मैं बहुत हाई फाई नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा पर्पस है कि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से सीख के जाएं, वो जब ये कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े तो एक अलग एंगल से सोचें, है ना? दे डोंट मग इट अप, वो उसको रटे ना, वो उसको लॉजिकली सोचे कि हाँ यार क्या क्या चीजें। अभी देखना, अभी तो बहुत, जब मैं आपको आपस में कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेशन बताऊंगा, वो तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट होगा, सैटरडे वाला सेशन जो हमारा होने वाला है। ठीक है, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म देख लेते हैं भाई, लगे हाथ जब इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। ये भी एक परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, हाँ की ना? परसेंटेज वेट बाई वेट में एक चीज और लिख सकते हो आप वैसे तो। अच्छा मुझे बताओ, क्या परसेंटेज वेट बाई वेट को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है? सही बात है कि नहीं? वेट बाई वेट पे आ रहा हूं मैं दोबारा, अभी वेट बाई वॉल्यूम पे नहीं। वेट बाई वेट को मैं लिख सकता हूं 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है। सही है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ, 100 ग्राम में कितने ग्राम? अच्छा ये सही है, 100 किलोग्राम में कितने किलोग्राम सोल्यूट, 100 किलोग्राम सॉल्यूशन में कितने किलोग्राम सॉल्यूशन सोल्यूट है?
ये भी सही है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ। यस सर। Yes, sir. तो सौ के रेस्पेक्ट में बताना है परसेंटेज। अब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम थोड़ा सा और ट्रिकी होएगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे एक टर्म वेट की है और एक टर्म किसकी है? वॉल्यूम की है। बट मैंने आपको पहले एक जयकारा और नारा लगवा रखा है कि ये जो रिलेशन होएगा, तीन चीजें होती हैं एक सॉल्यूशन में, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ये रिलेशन किस किस के लिए लगेगा? सारे बच्चे बताओ मुझे। जैसे अपन Solute and solution. सोल्यूट एंड सॉल्यूशन, Solution. उसके लिए तो हम मोलैलिटी का इंतजार करेंगे। मोलैलिटी में मैं सोल्यूट और सोलवेंट की बातें करूंगा, हाँ कि ना? तो ये देखो मेरी जो छोटी सी बात है कितनी यूजफुल है। आप समझ पा रहे हो उस छोटी सी बात को कि दिमाग में जो कंफ्यूजन पैदा होता है बच्चों के दिमाग में, जब सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लेते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सोल्यूट सोलवेंट है कि सोल्यूट सोल्यूशन है। मैंने तो कितना आसान काम कर दिया कि भाई मोलैलिटी में आपको सोल्यूट और सोलवेंट का दिमाग लगाना है, अदरवाइज सोल्यूट और सोल्यूशन का ही दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे एक टर्म वेट है और एक टर्म वॉल्यूम है। तो यहां अगर मैं दोबारा एक टर्म लिख के दे रहा हूं ताकि अपनी क्लैरिटी हो, अगर मैं आपको लिख रहा हूं 10% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस NaCl सॉल्यूशन। अभी देखना, अभी एक मजेदार बात, बहुत ही मजेदार बात लिखेंगे, बहुत ही मजेदार बात। 10% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस NaCl सॉल्यूशन। अब इस टर्म को डिकोड करते हैं, हाँ कि ना? डेफिनेशन रट्टा मारने से अच्छा टर्म डिकोड होनी चाहिए हमारी। बताओ मुझे, क्या इसमें आपको पता चल गया कि सोलवेंट वाटर है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। Yes, Yes, sir. 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 है ना? क्योंकि Yes, aqueous solution था। और नमक का सॉल्यूशन है। अब नमक की जगह अगली बार दूसरी चीज ले लेंगे, घबराओ मत। सोल्यूट पता चल गया कि नहीं पता चल गया? सारे बच्चे बताओ बेटा। Yes, वेट और yes, वॉल्यूम का yes, रिलेशन sir. बता रहा हूँ, एक सेकंड तनिष टेंशन ना लो, है ना? 10% वेट बाई वॉल्यूम अभी चल रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है? लिखो, अगर 100 ml सॉल्यूशन ले रहे हो आप, 100 ml सॉल्यूशन, देखो पहले मैंने यूनिट यहां पे ml में लिखी है ना? अगर 100 ml सॉल्यूशन आप ले रहे हो, हाँ मोलैलिटी में सोल्यूट सोलवेंट लेना है, रेशा बिल्कुल सही है। और मोल फ्रैक्शन एक बिल्कुल अलग चीज होती है, उसको मैं अलग रख रहा हूं। अगर 100 ml सॉल्यूशन है, इट कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ, बोलो अब क्या बोलूंगा? 10 ग्राम ऑफ, सारे बच्चे बताओ। सोल्यूट। अभी सोल्यूट बोल दो, इन जनरल सोल्यूट बोल दो, फिर अपन अपने वाले पे भी आएंगे, डोंट वरी, हाँ कि ना? इसका मतलब क्या है Yes, sir. कि भाई इस 10% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब है 100, अपने केस में 100 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और उसमें 10 ग्राम कौन है? सारे बच्चे बताओ। अगर 100 ml सॉल्यूशन लिया आपने 10% वेट बाई वॉल्यूम का, तो उसके 100 ml में कितने ग्राम नमक है? 10 ग्राम। 10 gram. 10 ग्राम नमक है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? तो रिलेशन मिलीलीटर और ग्राम में है। अगर ये रिलेशन मिलीलीटर और ग्राम में है, तो क्या ये रिलेशन किलोग्राम में अगर यहां कर दूं तो वो मिलीलीटर की जगह लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? वो तो उसी रेशो में, Yes, sir. Yes, sir. उस रेशो में यूनिट चेंज कर देंगे, नॉट ए बिग डील, है ना? ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में बदल रहा हूं तो मिलीलीटर को लीटर में बदल दूंगा, वो 10⁻³ का रिलेशन ही तो आएगा दोनों में। तो आप सिंपल मिलीलीटर और ग्राम में रखिएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? बोलिए, इज इट क्लियर? आगे ना, Yes, sir. जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सारे बच्चे एक सिंपल सवाल का आंसर दो, वही फिर अभी 3-4 सवाल करेंगे। अभी बहुत मजेदार बात करने वाला हूं मैं आपसे, बहुत ही मजेदार बात, वेट करो। 20% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस KCl सॉल्यूशन है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl will be present in 0.5 liter सॉल्यूशन? बहुत ही आसान सवाल है। 0.5 लीटर सॉल्यूशन। सारे बच्चे बताओ कितना आसान है भाई। 1000 ग्राम कैसे हो जाएगा? 100 gram.
सिद्धम 100 कैलकुलेट बनाया आपने, 100 टाइपिंग में 100 ग्राम। हाँ कि ना, क्या आंसर आएगा? 100 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को समझ में आ गया कि भाई हमारा ये क्या कहता है कि 100 ml अगर आपका सॉल्यूशन है, 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो 20 ग्राम KCl है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ। यहां से ये इंफॉर्मेशन रिड्यूस कर पाए कि नहीं कर पाए? अगर हाँ मैं समझ गया था वो तो सिद्धम, एक ऐसा लग रहा था कि एक जीरो ज्यादा टाइप हो गई। अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो 20 ग्राम KCl है कि नहीं है उसमें? सारे बच्चे बताओ। और एक्चुअल में Yes, sir. कितना है? 500 ml है। 0.5 लीटर का मतलब 500 ml है, तो 5 गुना हो जाएगा, तो 20 गुना 5, 100 ग्राम NaCl समझ में आया कि नहीं? KCl सॉरी, KCl समझ में आया कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर आप KCl का मास पता चल गया तो KCl के मोल पता चल जाएंगे कि नहीं? उसके मोलर मास से डिवाइड करके। एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? क्योंकि मास पता है Yes, तो sir. मोल पता है, मोल पता है तो मास पता है। हाँ कि ना सर? सोलवेंट इसमें किसमें होगा? वॉल्यूम में, ग्राम। डेफिनेटली सोलवेंट वॉल्यूम में ही होगा, तभी तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा लिक्विड में बात कर रहे हैं हम। हाँ कि ना? सोलवेंट डेफिनेटली ग्राम में थोड़ी होगा। अब मेरे एक छोटे से सवाल का आंसर दो, देखना। क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे। इफ 10 gram NaCl is dissolved in 200 ml of water, then what is the percentage weight by volume concentration in this case? Concentration in this case. Concentration in this case. Percentage weight by volume. 5%. सर डेंसिटी क्या होगी NaCl की? 5%. मैंने कोई डेंसिटी नहीं दी, मैंने इस केस में डेंसिटी की जरूरत भी नहीं। एक सेकंड रुको, पहले एक बार सेकंड, आपके डाउट्स अच्छे हैं, एक सेकंड रुको, करो सारे बच्चे। अभी एक छोटी सी बहुत बेसिक बातें बताऊंगा मैं आपको। सर हमने जो वो वॉल्यूम ऑफ NaCl है वो नेग्लिजिबल लेना है। हाँ, वो हमेशा सोलूड का वॉल्यूम हमेशा हम नेग्लिजिबल मानते हैं, राइट। ओके। और वैसे भी आप दिमाग लगाते हैं, अभी आपसे ही बात करूंगा, आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है सबने, ठीक है। अब देखो कई बच्चों ने 5% आंसर दे दिया है, लेकिन कई बच्चों ने तुक्के में आंसर दिया है। मतलब बहुत सारे बच्चे तो इसमें थॉट डाल रहे हैं, लेकिन हर बच्चा थॉट नहीं डाल रहा है इस पे। मेरा पहला सवाल आपसे, यहां पे मैंने जो वॉल्यूम दिया है वो सोलवेंट का दिया है कि सॉल्यूशन का दिया है? Solvent. सॉल्वेंट। तो बहुत सारे बच्चों ने तो ये सोचा ही नहीं कि सर यहाँ पे, तो आपने, कई बच्चों को डाउट आना चाहिए था यहाँ पे कि सर यहाँ पे सोलवेंट का आपने वॉल्यूम दे रखा है और आपने जो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बोला है उसमें तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है। बहुतों ने सोचा ही नहीं, इसका सोचा ही नहीं, ठीक है, सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होगा। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताओ नहीं सोचा? चैट बॉक्स में, कोई बेईमानी की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाते। एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं आपको। सोचा ही नहीं और सीधा सीधा उन्होंने क्या किया कि भाई 200 ml में 10 ग्राम तो 100 ml में 5 ग्राम। तो ये पहली गलती होती है बच्चों से। भैया सोचो तो सही यार कि यार जो रिलेशन है वो सोल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में था, और यहाँ पे सर ने जो वाटर दिया है, वाटर सॉल्यूशन नहीं है, वाटर तो यहाँ पे क्या है? सोलवेंट है। अब मुझे आप सारे बच्चे बताओ, आपने सारे बच्चे, आप लोग 10वीं क्लास में अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए हैं, सबने ये बेसिक बातें पढ़ी होगी। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं इसको, चलो डायग्राम बना के थोड़ी फीलिंग लेते हैं आपके साथ। अगर मैंने एक ग्लास में बच्चों 20 ml, और सॉरी 200 ml पानी लिया फॉर एग्जांपल, है ना, 200 ml वाटर लिया मैंने ग्लास में, हाँ कि ना, और मैंने अब इसमें नमक डाल, एक सेकेंड ये कई बार, अगर मैंने इसमें अब नमक डाल दिया, 10 ग्राम नमक डाल दिया, और नमक डालने के बाद मेरा सॉल्यूशन बन गया, राइट। सोल्यूट और सोलवेंट को जब मिलाया, तो आपके हिसाब से हम क्या मानते हैं बाय डिफॉल्ट कि अगर आप एक लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सोल्यूट डालते हैं तो क्या वो जो सॉलिड सोल्यूट होता है वो उस लिक्विड सॉल्वेंट के जो बीच के स्पेसेस होते हैं उनमें आता है कि एक नया ही वॉल्यूम क्रिएट कर देगा? सारे बच्चे बताओ। Between Spaces के बीच में spaces. बीच के स्पेसेस में आता है।
बाकी ना, तो यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेते हैं कि भाई अगर हमारा सॉलिड सोल्यूट है तो उसकी वजह से वॉल्यूम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। होगी। बात लॉजिकली सोचो, आप मुझे बताओ कि मैंने 200 ml वाटर में अगर 10 ग्राम है, अरे मैं मास में बढ़ोतरी होगी लेकिन वॉल्यूम में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम तो बीच में ही गिर जाएगा, मास तो समेशन हो जाता है। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? तो व्हाट, Yes. बात को समझिएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं सॉल्वेंट का वॉल्यूम दूं या सॉल्यूशन का वॉल्यूम दूं, क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या? सारे बच्चे बताओ। No, हाँ कि ना? sir. हाँ, सोल्यूट, हाँ केशव, अगर सोल्यूट लिक्विड होगा तो फर्क पड़ेगा। अभी मैं अगर पानी और एथेनॉल के कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो फर्क पड़ता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ कि ना? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम समेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक सॉलिड सोल्यूट है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ, ये एक सॉलिड सोल्यूट है कि नहीं है? यस। और सॉलिड सोल्यूट जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट के बीच के स्पेसेस में अपनी जगह देख लेगा कि नहीं? तो फाइनल वॉल्यूम भी, सॉलिड सोल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी कितना ही रहेगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। इस वाले केस में 200 ml ही रहेगा कि नहीं रहेगा? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्रिस्टल क्लैरिटी? प्लीज लेट मी नो। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? इज इट क्लियर? हाँ, अगर यही चीज मैं एथेनॉल और वाटर की बात कर रहा होता तो सही नहीं होती, क्योंकि एथेनॉल और वाटर में आप देखो, जब लोग यहाँ पे पंजाब में पैक बना रहे होते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो एथेनॉल में पानी डालते हैं तो वॉल्यूम उतना ही रहता है। वॉल्यूम में चेंज आता है कि नहीं आता है? ग्लास भर जाता है कि नहीं भर जाता है? यस। तो वहां पे वॉल्यूम में चेंज आता है, बट यहाँ पे तो भैया नमक तो पानी के उन्हीं बीच के स्पेसेस में घुल जाएगा। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? तो यहाँ आइडियली मैंने सोलवेंट दिया था, लेकिन फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी 200 ml ही बनेगा। इस थॉट के साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लैरिटी है? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। और आंसर क्या आएगा इसका? 5% आंसर आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? वेट बाई वॉल्यूम। कितने लोगों को पूरा क्लियर हो गया यार वेट बाई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट? सर ऐसे तो आइस क्यूब डालते हैं तो भी, आइस क्यूब तो पानी में आइस क्यूब डालते हैं तो भी ग्लास भर जाता है। हाँ, भरने दो, तो क्या हो गया? आइस क्यूब डालते हैं तो आइस क्यूब अलग चीज है, वो कोई सोल्यूट थोड़ी है, वो तो वाटर की एक दूसरी स्टेट है भाई मेरे। हाँ कि ना? अभी देखो, अब जिसने आइस क्यूब वाला सवाल पूछा है उस भाई ने मेरी पहला स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। होमोजीनियस सोल्यूशन की बातें कर रहा हूं मैं। होमोजीनियस सोल्यूशन का मतलब है कि पूरा सोल्यूशन एक जैसा दिखे। आइस जब पूरी पानी में घुल जाएगी तो पानी बन जाएगी। अगर आइस ऊपर तैर रही है तो उसको, उस वाले सोल्यूशन को नहीं पढ़ रहे हम कि ऊपर तो आइस की डेंसिटी है नीचे नहीं है। हाँ कि ना? तो पूरा लॉजिकल इस चीजों को समझिएगा कि आइस है तो भैया ग्लास भर जाता है मुझे पता है, लेकिन वो होमोजीनियस सोल्यूशन थोड़ी है। मैं एक होमोजीनियस सोल्यूशन, मैंने अपना लेक्चर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले बताया था कि वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजीनियस सॉल्यूशंस। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होएगा? सारे बच्चे बताओ। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज व्हाट? न्यूमरेटर में क्या आएगा? Mass of solute. मास ऑफ सॉल्यूट। इसको इन ग्राम लिख लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, है ना? चेंज कर लेंगे। अगर वो ग्राम में है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों? Volume of solution in milliliter. इन मिलीलीटर। इन मिलीलीटर लिख लेते हैं, वो यूनिट उस हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। अगर नीचे लीटर आएगा तो ऊपर किलोग्राम हो जाएगा, इंटू 100। ये सेम सवाल इस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते थे। देखो, सोल्यूट का मास कितना है? सोल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम। और सॉल्यूशन का मास भी अब 200 ही रहा, तो 10/200 इंटू 100, तो देखो 5%। वही आंसर आ रहा है जो मैंने, आपने ओरली भी सोल्व कर लिया होगा। अभी तो आपने 100 से किया होगा ना, 100 ml में 200 में अगर इतना है तो 100 में कितना होगा? मैं तो ऐसे सोल्व करता हूँ। हाँ कि ना? फॉर्मूले से भी कर सकते थे और हवाई भी कर सकते थे। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई इस वाली कंसंट्रेशन टर्म में भी? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्रिस्टल क्लैरिटी? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। बेटा कभी भी रट्टा नहीं मारना है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इन चीजों को रिवाइज भी नहीं करना पड़े। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर होता है जो कभी भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है। इट शुड ऑलवेज बी इन ब्लड। जैसे आपको ABCD या 100 तक की गिनतियां या 1000 तक की गिनतियां आती हैं, सिमिलर तरीके से मोल कॉन्सेप्ट के फंडे क्लियर होने चाहिए माइंड में। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म उठा लेते हैं, लगे हाथ। अब तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि अब तो हम फैमिलियर होते जा रहे हैं चीजों के साथ। हाँ कि ना? तीसरी कंसंट्रेशन टर्म लिखो सारे बच्चे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या परसेंटेज V बाई V। हाँ कि ना? और इसको कई बार परसेंटेज बाई परसेंटेज वॉल्यूम भी लिख देते हैं, जैसे बाई परसेंटेज वेट है ना, बाई परसेंटेज वॉल्यूम लिख दिया, इसका मतलब दोनों टर्म वॉल्यूम की ही है।
बाई परसेंटेज वेट लिखा है तो दोनों टर्म वेट की ही होंगी। तो इसका सीधा अपन फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मुझे बताओ परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या लिखोगे? ऊपर भी क्या आएगा सारे बच्चे बताओ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर। अब मिलीलीटर लिखो। देखो जब दोनों टर्म सेम है तो कोई मिलीलीटर लीटर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम यूनिट में ही आएंगी। हाँ की ना? सारे बच्चे बताओ। तो ऊपर Yes, क्या sir. आएगा, है ना? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट Solute. लिखूं कि सॉल्वेंट लिखूं कि सॉल्यूशन लिखूं? सारे बच्चे बताओ। एक सेकंड युवल देख लो आपको क्या देखना है बेटा और मुझे बता दो फटाफट। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आज ही मिल जाएंगे, डोंट वरी युवल। अगर कुछ रह भी जाए अभी आप समझने पे फोकस करो ज्यादा। बता देना युवल मुझे अगर आपको एनीथिंग डन है। आगे चलें युवल? ओके प्लीज आप जैसे सिग्नल देंगे मैं आगे चलूंगा। युवल shall I move ahead? ओके थैंक यू वेरी मच। तो परसेंटेज वेट बाई परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में आपको न्यूमरेटर पे क्या लग रहा है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो क्या लग रहा है? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और अगर आप इन ml लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट फिर डिनोमिनेटर भी ml में आएगा। डिवाइडेड बाय क्या वॉल्यूम ऑफ लिखेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो अपनी वो जो मैंने एक कहानी सिखाई थी वो कितने काम आ रही है? इन ml इनटू 100। और जनरली ये जो बातें करेंगे जो हम वॉल्यूम और वॉल्यूम की, क्योंकि हम जनरली मैं आपको बताऊं बच्चों सॉलिड का वॉल्यूम तो हम नेग्लिजिबल ही मानेंगे पूरी की पूरी केमिस्ट्री में। जैसे NaCl KCl इनका वॉल्यूम तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो 99.99% आपके लिए जब ये वाली टर्म आएगी तो क्या ऐसी आपको फीलिंग आ रही है कि जनरली सोल्यूट भी हमारा एक लिक्विड होगा और सॉल्यूशन भी एक लिक्विड होगा? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? दोनों गैस होंगे, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है? कितनी आ रही है? Yes, sir. जैसे कि मैं आपके सामने चलो एक एग्जांपल लेके भी देख लेता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं 10% वेट बाय वेट एक्वस एथेनॉल सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल, तो क्या आपको पता चल गया कि बंदे का जो एक्वस एथेनॉल का सॉल्यूशन बना है? अगर एक्वस एथेनॉल वर्ड बोल दिया तो सोलवेंट कौन है? सारे बच्चे बताओ। व्हाट इज द सोलवेंट? वाटर। और एथेनॉल क्या है? सारे बच्चे बताओ। सॉल्यूट। है ना? तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 ml एक्वस इथेनॉल का सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें बोलो भाई 10 milliliter 10 milliliter ml ethanol. इथेनॉल होगा। डेफिनेटली तभी तो 100 ml टोटल एक्वस सॉल्यूशन बन गया। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? हाँ की ना? है ना? 90 ml कितने लोगों को 90 ml वाटर वाली बात भी समझ में आ गई? अगर 100 लेगा, अगर 200 लेगा तो उसी रेशो में चेंज हो जाएगा, अगर 300 लेगा तो उसी रेशो में चेंज हो जाएगा, 500 लेगा तो उसी रेशो में चेंज हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। हाँ की ना? कितने लोगों को ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स एकदम बल्ले बल्ले समझ में आ गई? चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले लिख दीजिएगा प्लीज। प्लीज राइट बल्ले बल्ले इन द चैट बॉक्स। वैसे मैं खुद पंजाबी नहीं हूं लेकिन अब पंजाब में ही रहता हूं तो पंजाबियों से पंजाबी वाली टर्म में बात करनी चाहिए आइडियली, राइट? ग्रेट। चलिए चौथी कंसंट्रेशन टर्म्स जिसपे मैंने जितने स्टार लगाए थे, बहुत ही मजेदार, मजा आ जाता है इसको पढ़ते वक्त। अभी मैं तुतलाने वाला पढ़ाऊंगा पहले कि बिना तुतलाने वाला? सारे बच्चे बताओ। Clarity. सारे बच्चे एक बार अनम्यूट करके मोलैरिटी बोलो। सारे बच्चे क्वेश्चन पोलैरिटी। बोलो यार। और भी बच्चे, अभी तो 15 लोगों की आवाज आई है, क्लास में 100 के आसपास बच्चे हैं। शर्माना। अरे एक टर्म ही तो बुलवा रहा हूँ, अभी कौन सा सवाल पूछ रहा हूँ? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो भैया मैं आपको बताता हूँ, एक में अभी वैसे आपका इस संडे एक मोटिवेशन सेशन भी है, एक इसके 2 संडे बाद मैं भी लूंगा एक मोटिवेशन सेशन आपका, राइट? 10th तक बच्चों की एनर्जी बहुत हाई लेवल होती है। अभी देखो आप लोग कितने एग्रेसिवली सवाल पूछ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, आप में से चैट बॉक्स पे भी आपके मन में क्वेरीज आ रही हैं, अनम्यूट करके भी आप पूछ रहे हैं, कई बच्चे आंसर देने में भी आप बहुत एग्रेसिव हैं,
दिस इज अमेजिंग। होता क्या है कि व्हेन वी मूव इनटू 11th और 12th, तो जैसे हम 11वीं में मूव करते हैं हम थोड़े उम्र में बड़े हो जाते हैं, और जैसे हम उम्र में बड़े होते हैं हमें पता नहीं एक अजीब तरह की चीजें हमारे माइंड में आती है, इज्जत, कि यार अगर मैंने ये पूछ लिया तो क्या होगा क्लास में मेरी इज्जत के। अभी भी कुछ लोग सोचते होंगे ऐसा, राइट, कि यार मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरा टीचर क्या सोचेगा, मेरे क्लासमेट्स क्या सोचेंगे, क्या पता ये डाउट मेरे को ही आ रहा हो औरों को नहीं आ रहा हो। ये सारे थॉट जब आपके दिमाग में आ रहे होते हैं ना, तो आप बहुत ही गलत ट्रैक पे चल रहे होते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूं, है ना, वही है मेरे पास रिजल्ट्स हैं, टॉप मोस्ट रिजल्ट्स दिए मैंने। जो भी टॉपर्स हैं ऑलमोस्ट सबको मैंने पढ़ाया हुआ है, जितने भी आई क्वेस्ट के आज तक टॉपर्स मेडिकल नॉन मेडिकल में निकले हैं, चाहे मेडिकल विंग के एम्स वाले बच्चे हो या नॉन मेडिकल विंग में। जो बच्चा अच्छी रैंक लाता है उसका एक सिंपल सा उसूल होता है कि अगर उसका डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे डाउट को टीचर कैसे ले रहा है, राइट, या मेरे डाउट को मेरे क्लासमेट्स कैसे ले रहे हैं। वो अगर आप इस चीज से बाहर हैं तो आपकी जो कैलिबर है, आपकी जो मेहनत है, आप उस मेहनत से बेटर रिजल्ट लेके सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आपके बहुत सारे बच्चे शाई होते हैं, वो पूछते कम है, जितना आप टीचर से इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, हो सकता है टीचर बहुत बार अब ये बोलेगा 11th 12th में कि बच्चों अपन को पीएचडी नहीं करनी है, इतना ही पढ़ना है, तो वो बात भी आपको तो फाइनल आपकी चीज का आंसर मिल गया ना कि यार इस क्वेश्चन में पीएचडी नहीं करनी है, हमें अपना काम, अपन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, उसका सोल्यूशन हमारे टीचर ने दे दिया हमें, हाँ कि ना। बट मेरा कहने का भाव समझिएगा आप, आपको अपने अंदर की ये जो जिज्ञासा है, जो इंटरेक्शन है, जैसे आप अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चैट बॉक्स भी पूरा देखो भर रहा है मेरा एकदम फुलम फुल, अनम्यूट करने को बोल रहा हूं, बच्चे खुद के डाउट पूछ रहे हैं, क्वेश्चन दे रहा हूं तो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिस एटीट्यूड शुड बी अलाइव। एक्चुअली जब हम थोड़े बड़े होते रहते हैं तो हार्मोनल चेंज भी आ रहे होते हैं बॉडी में, तो हमारा जो एटीट्यूड है ना वो डाइल्यूट हो जाता है। और जिस बच्चे का एटीट्यूड डाइल्यूट हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहूंगा कि वो सक्सेसफुल नहीं होता, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो बहुत ही साइलेंट थे, कम पूछते थे, पर फिर उनके डाउट भी कम होते होंगे या वो क्लियर कर लेते थे बाद में क्लास के बाद। बट ज्यादातर जो सक्सेसफुल स्टोरीज मैंने देखी हैं वो देखी है जो बच्चा अपना डाउट क्लियर करके चलता है, जिसका डाउट का पुलिंदा छोटा होता है, जिसका डाउट का पुलिंदा बड़ा होता रहता है, वो तो कुछ दिनों के बाद उसका इंटरेस्ट लूज होने लग जाता है, कुछ दिनों के बाद उसके डाउट इतने हो जाते हैं कि उसको यही नहीं पता चलता कि कहां से शुरुआत करें और कहां पे खत्म करें। तो ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। कई बच्चों कोई बहुत ही आसान सवाल आपने पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल 10+2 कितना होता है, 12 होता है, सबको पता है, बट पूछ लिया, आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि मेरी क्लास में कोई बच्चा मुझ पे हंसेगा या मेरे क्लासमेट्स, क्योंकि फाइनल हंसी वही बच्चा हंसता है जो फाइनली अच्छा सिलेक्शन लेता है। और आपको हमेशा एंड गोल पे फोकस करना चाहिए, ना कि उस समय क्लास में हम हंसी के पात्र बने कि नहीं बने कि क्या हुआ। हो सकता है टीचर भी आपसे आनंद ले, बट टीचर फिर भी आपको एक्सप्लेन करेगा, और टीचर को ये तो क्लैरिटी होगी ना यार कि इस बच्चे ने पूछा है, इसका मतलब इसको किस लेवल पे मेहनत करने की जरूरत है। कितने लोगों को मेरी ये छोटी सी बात समझ में आ गई एक मोटिवेशन के तौर पे? प्लीज रेज योर हैंड। ये सिर्फ मैं बच्चों अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूं आपको, और आप ही लोगों में से आप ही लोग अभी 11th में आने वाले हैं। ये छोटी सी बात अगर आपने मेरी अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली, और मैं केवल और आपके 11th 12th और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बातें नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ टाइम। मैं भी जब 11th 12th में था थोड़ा शाई था, है ना, 12वीं तक घर से बाहर निकले थे। मैं कॉलेज में जाके बहुत ओपन हुआ, और आई थैंक टू माय कॉलेज कि भाई उसने मेरी लाइफ में एक नया पर्सनालिटी चेंज लेके आया। और इसलिए मैं बहुत सारी मेंटरिंग करता हूँ, बहुत सारी काउंसलिंग करता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करके पढ़ाता हूँ, और ये जो मेरी स्किल्स बिल्ड हुई हैं वो उसकी वजह से हुई हैं, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू आस्क। एक बार पूछने पर हम उस समय के लिए बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन हम जीवन भर नहीं बनेंगे, जीवन भर हम ज्यादा बेटर करेंगे। ये लाइफ में एक रूल बना लीजिएगा। अगर आपने ये रूल, मेरा छोटा सा रूल फॉलो किया अपने अगले 2 साल की प्रिपरेशन में, या वट एवर द प्रिपरेशन यू आर डूइंग इन योर लाइफ टाइम in college also, if you have doubt and you ask and you have a gut to resolve it with your seniors, with your faculties, with your classmates, then you are on the path of success, or then you are on the path of great success, I would say.
ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। आई एम सो हैप्पी यू गाइज आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, गिविंग द आंसर्स, आस्किंग द क्वेश्चंस, रिप्लाइंग द चैट, बट दैट वो जोश आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर वो जोश आपका ठंडा पड़ता है तो आप कहीं ना कहीं आप खुद जजमेंट कर सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ आउट ऑफ ट्रैक जाएंगे। आप देखना, आप में से कईयों के साथ मैं इंटरेक्ट भी करूंगा, कईयों को पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिलेगा, तो आप देखेगा कि ये चीज होएगी और आपको मेरी आज वाली बात और मेरी इन सारी क्लासेस की बात याद आएंगी। ठीक है, चलिए सर, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में हम NaCl सॉल्यूशन हम यूज नहीं करते हैं बेटा। NaCl के लिए बोलना वो बेवकूफी है, क्योंकि हम सॉलिड सोल्यूट के लिए हम 0 वॉल्यूम ही कंसीडर करते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए हर कंसंट्रेशन टर्म हर किसी के लिए उतनी सेंसफुल नहीं होती है, इसलिए तरह तरह की कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करने की जरूरत पड़ी है केशव। ठीक है, चलेगा सर। आपने जो वही सर परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में सोल्यूट गैस एंड सॉल्वेंट, हाँ सोल्यूट गैस और सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हाँ कि ना, बिल्कुल हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, वॉल्यूम सॉलिड का वॉल्यूम इसलिए 0 लेते हैं क्योंकि हम ये एजम्पशन लेते हैं कि अगर एक लिक्विड सॉल्वेंट है तो उसी सॉल्वेंट के वॉल्यूम में ही वो सॉल्यूट घुल गया होगा, पहली बात। दूसरा कि भाई आप एक चाहे 10 ग्राम नमक को रख के देख लो और पानी को, कोई लिक्विड चीज को रख के देख लो, नमक जनरली कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, और जब वो सॉल्वेंट में घुल ही जाएगा, नहीं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस के लिए हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में हम केवल सुमेधा उस पार्ट के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम ये मान रहे हैं कि जो सोल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहे हैं वो इक्वली घुल रहे हैं, है ना, उनके लिए फिर हमें, क्योंकि आप मुझे बताओ, जब आपने वर्ड ही हेट्रोजीनियस बोल दिया तो हेट्रोजीनियस का तो मतलब ही यही होता है कि हमारे उस पूरे सॉल्यूशन के अलग अलग पार्ट में सोल्यूट अलग अलग कंसंट्रेशन पे होगा, कहीं सोल्यूट ज्यादा होगा, कहीं सोल्यूट कम होगा, तो फिर हम उस हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की ओवरऑल एक कंसंट्रेशन टर्म कैसे डिफाइन कर सकते हैं सुमेधा? देन वी हैव टू डिफाइन डिफरेंट पार्ट्स की कंसंट्रेशन, हाँ कि ना, इसलिए हम उसके लिए बात नहीं करते हैं। ठीक है सुमेधा? ओके सर। सर जब वाटर ग्राम में होगा तभी हम सोल्यूट को मास कंसीडर करेंगे, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वाटर ग्राम में होगा, वाटर ग्राम में भी हो सकता है, वाटर हमारा वॉल्यूम, वाटर हमारा मिलीलीटर में भी हो सकता है। वाटर यूनिट से लेना देना नहीं है, वाटर की डेंसिटी हम सबको पता है 1 ग्राम पर ml होती है, हाँ कि ना, वाटर की डेंसिटी हम सबको पता है। तो अगर वाटर की यूनिट आपको एग्जामिनर ने ग्राम में दी है तो यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम। ऐसे अगर वाटर की क्वांटिटी आपको लिक्विड में दी है तो आप इजीली कैलकुलेट इनटू व्हाट, यू कैन इजीली कैलकुलेट इनटू मास। तो वो यूनिट कौन सी दी है उससे हमारी कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन नहीं करनी है, हमें जो कंसंट्रेशन टर्म दिया हमें उस पर फोकस करना है, राइट। परसेंटेज वेट बाय वेट में, वेट बाय वेट कि सोल्यूशन का वेट क्या होगा, लाइक सोल्यूशन का, जैसे हमने क्वेश्चन किया था तो सोल्यूशन का क्या मास होगा, जैसे हमने ऐड नहीं, तब हमने सॉल्वेंट का ही मास कंसीडर किया था ना, तो इसमें अगर हम सॉल्वेंट का नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया मैंने, परसेंटेज वेट बाय वेट। जब वॉल्यूम था तब जैसे हमने लिया था, तो वॉल्यूम हमने तब सोल्यूट का मास नहीं कंसीडर किया तब, पर जब सॉल्वेंट ही ग्राम में है तो नहीं, तो जैसे सोल्यूशन ही हमारा जैसे ये ग्राम में है तो नहीं हम कंसीडर करेंगे, जैसे वाटर हमारा ग्राम में है। एक सेकंड, क्वेश्चन दो मुझे, क्वेश्चन दो, क्या कहना चाह रही हो, क्वेश्चन बोलो। सर जब हमारा वाटर ग्राम में है, एक सेकंड, वाटर ग्राम में बोलो, कितने ग्राम है वाटर, कितना ग्राम है? सो लेट इट बी 90 ग्राम्स। ठीक है चलो लिख लिया। अब सर बोलो। सॉल्वेंट हमारा 10 ग्राम, सोल्यूट हमारा 10 ग्राम है, सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट हमारा 10 ग्राम है, ठीक है तो भाई। सोल्यूशन क्या होगा? निकालना क्या चाह रहे हो आप, सोल्यूशन का क्या पूछना चाह रहे हो? सोल्यूशन का टोटल मास हम 100 लेंगे ना इसमें, डेफिनेटली 100 लेंगे, डेफिनेटली 100 लेंगे। मास तो हमेशा ऐड होते हैं, मास थोड़ी ऐसे कि मास ऐड नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐड होंगे। मास कहाँ चला जाएगा, 10 ग्राम और 90 ग्राम मिलके तो 100 ग्राम ही बनाएगा। यही बात तो मैंने बोली थी कि मास हमेशा ऐड होंगे, पर वॉल्यूम उन केसेस में ऐड नहीं होंगे जब हमारे सोल्यूट ने उस सोलवेंट के बीच वाली जगह ही घेर ली है। समझ गए बात को? समझिएगा, मास तो हमेशा एडिटिव होती है, मास इज ऑलवेज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, राइट। मास तो हमेशा एडिटिव प्रॉपर्टी है भाई। अगर 10 ग्राम सोल्यूट है और 90 ग्राम सोलवेंट है तो डेफिनेटली टोटल सोल्यूशन का मास कितना होगा? सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखिएगा, हाँ कि ना, सारे बच्चे बताइएगा सोल्यूशन का मास क्या होगा? 100 ग्राम होगा डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि मास तो हमेशा एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम में मैंने क्या बोला है कि अगर मानो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है और अगर हमारा सॉलिड सोल्यूट है और वो सॉलिड सोल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में घुल जाता है तो फिर
जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होएगा, ये मैंने बोला है, डेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी। हाँ कि ना? सर मतलब जब वाटर 90 सपोज 90 ml है और सल्यूट हमारा 10 ग्राम है, तब हमारा सोल्यूशन 90 ml ही रहेगा। हाँ तब नहीं तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर चलो वाटर की डेंसिटी हमारी 1 ग्राम पर ml है, तो इस पूरे केस में आप मुझे बताओ कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? सारे बच्चे बताओ। 90 ml ही होगा। क्यों 90 ml होगा? क्योंकि हम क्या जम्पशन लेंगे कि ये सोल्यूट इस 90 ml के बीच वाली जगहों पे ही घुर गया होगा। डेफिनेटली 90 ml होगा। आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि सोल्यूट का भी 10 ml होएगा। गलत है, बिल्कुल बकवास है। समझ गए? वॉल्यूम 90 ml ओके होएगा। सर। बिल्कुल सही है, वॉल्यूम 90 ml होएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी की कंडीशन में वॉल्यूम 90 ml होगा? हाँ कि ना? यस है ना? वॉल्यूम। अब कई बार उसमें सॉल्यूशन की डेंसिटी भी आपको दे सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको वॉल्यूम निकालने का ये तरीका नहीं देंगे। ऐसे केसेस में आपको वॉल्यूम निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। ऐसे केसेस में आपको एक्चुअली देंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सारे बच्चे देखना। और अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मैंने कुछ दे दी, जैसे सपोज करो 1.1 ग्राम पर ml, क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी तो चेंज हो जाएगी ना। पानी में अगर नमक डाल दोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? सारे बच्चे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? राइट, डेंसिटी विल इंक्रीज। अब मुझे बताओ कि अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होएगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है? 1.1 ग्राम पर ml। तो मुझे बताओ कि क्या आपने डेंसिटी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मास अपॉन वॉल्यूम। है ना? Yes. बेटा गैसियस स्टेट में भी होगा तो भी कोई चक्कर नहीं है बेटा। गैसियस का सवाल आएगा तो गैस भी हम अर्चिता यही मानेंगे कि गैस जो है, सपोज करो आपने कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो आप, और कोल्ड ड्रिंक में आपने 100 ml पानी ले लिया और आपने उसमें से कुछ कोल्ड ड्रिंक CO2 डिसॉल्व कर दी, तो वो पानी के बीच में घुल जाएगी। हाँ कि ना? कोई चक्कर नहीं है। तो टोटल वॉल्यूम तो वही रहेगा जो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। वहां हम यही अजम्पशन मानेंगे कि भाई जो हमारी गैस है वो पानी में घुल रही है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर इस तरह का सवाल आपका क्रिएट हो रहा है तो अब आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या लेंगे? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। अब मैं क्या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट? सारे बच्चे इस सवाल को ही लिख लो पहले, चौथी कंसंट्रेशन टर्म अगली क्लास में पढ़ेंगे। सारे बच्चे मुझे बताओ कि अगर ये क्वेश्चन है तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करो सारे बच्चे। इस सॉल्यूशन कितना आसान है। पूरी कैलकुलेशन मत करो, केवल ऊपर नीचे लिख के कर दो। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? सारे बच्चे बताओ मुझे, व्हाट विल बी द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इन दिस केस? मेरा 90 ग्राम पानी है, 10 ग्राम सोल्यूट है। सोल्यूट भी NaCl ले लो या कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मेरे सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml है। तो मुझे बताओ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? सिद्धम आपने कुछ गड़बड़ की है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक सेकंड, नहीं शायद सिद्धम ने सही किया है, औरों का गलत है। आप मेरे को एक्सप्रेशन की फॉर्म में, हाँ वेरी गुड, तब उनकी तरह दे दो, एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे दो। एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे दो। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? नहीं अश्विका, गलत किया है आपने। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। बहुत सारे बच्चों का गलत है, मैं आपको बताऊं, मेरे को जो लग रहा है। अच्छा 1.1 ग्राम है ना? ओके 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 ओके। हाँ बताओ वॉल्यूम कितनी आ रही है, बताओ मुझे। वॉल्यूम कितनी आ रही है? 1000/11। ओके चलो चेक करते हैं। मुझे बताओ कि सॉल्यूशन का मास कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन 100 gram. 100 100 gram. 100 ग्राम। और सॉल्यूशन की ही डेंसिटी है, डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है। हाँ की ना? सारे बच्चे बताओ। यस सर। Yes. डेंसिटी भी सॉल्यूशन की दी है। यस। डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml। ग्राम पर ml, राइट? तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास मास अपॉन अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? यस। और डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.1। मास कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो वॉल्यूम इन ml कितना आ जाएगा? सारे बच्चे बताओ वॉल्यूम इन ml। 1000. 1000 upon 90.9। 11। upon 11। 1000/11। हाँ की ना? यस ये वॉल्यूम आ गया।
तो टोटल वॉल्यूम, ये किसका वॉल्यूम आ गया टोटल अब? Solution. सॉल्यूशन का ही मास था, सॉल्यूशन की डेंसिटी थी, तो सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम आ गया कि नहीं एमएल में? सारे बच्चे बताओ। Yes. Yes. और परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? ऊपर किसका मास है? सोल्यूट का Weight of solute. over इन solution. ग्राम है ना, 10 ग्राम है, राइट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 बाई 11 ml. In इन ml इनटू 100. 100. ये आंसर आएगा। तो कट जाएगा मेरे ख्याल से 11% आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How many of you got the crystal clarity? Please write C in the chat box. कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है बोलेगा? हाँ भाई, क्या नाम है? एपी का आपको अपना सवाल अब क्लियर हो गया होगा, और भी अच्छा क्लियर हो गया होगा। Yes, Is it clear? sir. हाँ कि ना? तो बस अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर दे दी तो वहां से सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम निकाल लेंगे और अपन अपनी डेफिनेशंस पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स आपसे डिस्कस किए। क्या तीनों कंसंट्रेशन टर्म आपको क्रिस्टल क्लियर है? सारे बच्चे बताइएगा। परसेंटेज वेट बाय Yes, sir. वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, हाँ कि ना? ठीक है, अगली क्लास में अपन मोलैरिटी डेंसिटी कैसे अफेक्ट कर रही है। बेटा आप ये बताओ मुझे कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम है, हाँ कि ना? तो अगर आप बना के देख लेना घर पे, पानी की डेंसिटी में अगर आप एक सॉलिड ज्यादा डेंस चीज डालोगे तो डेफिनेटली चीज ज्यादा डेंस हो जाएगी, हाँ कि ना? इसलिए डेंसिटी पे फर्क पड़ रहा है। क्योंकि अब आपका, क्योंकि नमक क्या होता है, वो कम वॉल्यूम में ज्यादा मास घेरता है, इसलिए आपका सोल्यूशन ज्यादा डेंस हो जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे ने कहा ना कि डेंसिटी पे कैसे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप मुझे बताओ कि पहले आपका पानी नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो, वॉल्यूम इसलिए चेंज, इसमें तो अब ये तो ओवरऑल आपको आंसर दे दिया ना बेटा। अगर कुछ भी नहीं मेंशन करते डेंसिटी तो वॉल्यूम हम वही ले लेते, लेकिन यहाँ पे अब ये हो रहा होगा कि ओवरऑल भाई उस नमक की वजह से कोई वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, हाँ कि ना? यहाँ जब अब डेटा ऐसा दिए तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है इस सवाल को। अब आप सिंपल नहीं कर सकते इसमें कि यार पानी का ही वॉल्यूम ले लेंगे, वो तो हम एक अजम्पशन लेते हैं कि भाई सोल्यूट ने वाटर वाली जगह घेर लिया है, एक्चुअल में सोल्यूट ने इतनी जगह घेर लिया, क्योंकि डेंसिटी का डेटा भी आपको दिया हुआ है इस सवाल में। ठीक है, तो इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। बोलिए। सिंपल सा फंडा है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी थी, सॉल्यूशन का मास पता था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100, खत्म काम, हाँ कि ना? इज इट क्लियर? तो जितने भी सवाल मैंने कॉपी में करवाए हैं प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम अगेन। और एक भी चीज रट्टा नहीं मारनी है, दिमाग में के कोने में हमेशा खुले दिमाग से पढ़ना है। और अपन अगली क्लास में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। अगर अपन को थोड़ा और समय की जरूरत पड़ी तो अगले वीक की पहली क्लास में भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे, डोंट वरी। बट अपन ने जो टारगेट बनाए हैं वो टारगेट हम अचीव करेंगे। चलिए, ओके गाइज, bye bye, thanks for your patience, take care, have a nice time, we'll see you on Saturday. Don't miss the class of Saturday, it is very very important. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Good evening, sir. Good evening, take care. Thank you.